हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं हूं अनिल। आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल ANA पर। फ्रेंड्स, आज अपन बात करते हैं सेल्स के ऊपर 30 MCQs क्वेश्चन, जो कि मैंने सेल्स के ऊपर सेल्स से आने वाले जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो 30 MCQs हैं ऑन सेल्स। तो फ्रेंड्स, अपन बात करते हैं अब फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज, यानी लाइफ की बेसिक यूनिट क्या है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है एटम, सेकंड ऑप्शन है वाटर, थर्ड ऑप्शन है सेल, फोर्थ ऑप्शन है केमिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आप सबको पता है कि लाइफ की बेसिक यूनिट क्या है। इसके अलावा स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी, इसके अलावा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ, इन सब के नामों से जाना जाता है किसको? सेल्स को। तो सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसमें क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन में सी आंसर है वो करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन है जो RUHS के द्वारा हेल्ड की गई थी MSc नर्सिंग के इंट्रेंस एग्जाम के 2013 में, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, दीज आर द बेसिक यूनिट ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि बॉडी का जो दीज आर द बेसिक यूनिट ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बेसिक यूनिट क्या है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है एंजाइम, सेकंड प्रोटॉन, थर्ड सेल्स, फोर्थ न्यूट्रॉन। यानी इसमें 4 ऑप्शन हैं। और ये क्वेश्चन है, ये एम्स रायपुर स्टाफ नर्स 2019 के अगस्त में जो पेपर हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट क्या होती है? सेल्स। तो इसमें क्या होगा? सी, यानी सेल्स है वो करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, थर्ड नंबर का अपना क्वेश्चन आता है, फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ इज, फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ इज। फर्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियस, सेकंड क्वेश्चन है प्रोटोप्लाज्म, थर्ड ऑप्शन है सेल, फोर्थ ऑप्शन है DNA। यानी कि बेसिक लाइफ की फिजिक क्या है? फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ, लाइफ की फिजिकल बेसिक क्या है? जिसमें फर्स्ट ऑप्शन न्यूक्लियस, सेकंड प्रोटोप्लाज्म, थर्ड ऑप्शन सेल, फोर्थ ऑप्शन DNA। ये जो क्वेश्चन है ये RML दिल्ली की स्टाफ नर्स 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो लाइफ की बेसिक फिजिकल बेसिक क्या है? सेल्स, यानी सी इज करेक्ट आंसर। फोर्थ नंबर का अपना क्वेश्चन है, द मेन डिफरेंस बिटवीन ए प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल इज द अब्सेंस ऑफ, यानी कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में किस चीज़ की अब्सेंस होती है? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में किसकी अब्सेंस से मेन डिफरेंस माना जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड ऑप्शन ट्रू न्यूक्लियस, फोर्थ ऑप्शन फ्लैगेला। तो ये जो क्वेश्चन है ये फ्रेंड एम्स जोधपुर नर्सिंग स्टाफ ग्रेड फर्स्ट की अगस्त 2018 में जो एग्ज़ाम हुई थी उसके अंदर आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या लगता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके अभी बताओ। तो होता क्या है कि प्रोकैरियोटिक सेल से होते हैं वो बाउंडेड होती हैं किसमें? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में। ओके, और जो यूकैरियोटिक जो सेल न्यूक्लियस हैं वो किसके द्वारा सराउंडेड होती हैं? मेम्ब्रेन के द्वारा। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? ट्रू न्यूक्लियस, यानी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो सेल है उसमें मेन किस चीज़ की एब्सेंस पाई जाती है? ट्रू न्यूक्लियस की। तो इसमें होगा सी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट अपना 5 नंबर का क्वेश्चन है, Which of the following is not assimilated by eukaryotic cell, यानी कि यूकैरियोटिक सेल के द्वारा इन चारों में से क्या नहीं एसिमिलेटेड किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है इसमें लैक्टेट, सेकंड सल्फेट, थर्ड नाइट्रोजन, फोर्थ ग्लूकोज। ये जो क्वेश्चन है ये ESIC स्टाफ नर्स फरवरी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें सही आंसर क्या होना चाहिए? नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन है वो यूकैरियोटिक सेल के द्वारा एसिमिलेटेड नहीं किया जाता है। तो सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अपना 6 नंबर का क्वेश्चन होता है,
विच ऑर्गेनेल्स कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, यानी सेल का पावर हाउस है वो कौन सी ऑर्गेनेल्स को जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है न्यूक्लियस, सेकंड गोल्जी बॉडी, थर्ड माइटोकॉन्ड्रिया, फोर्थ राइबोसोम। तो ये चार अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार कम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट हो चुका है और मैं ये बोलता हूँ ये क्वेश्चन बार बार कम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये आरपीएससी राजस्थान स्टाफ नर्स के 2007 में आ चुका है, ईएसआईसी स्टाफ नर्स 2016 में आ चुका है, आरआरबी स्टाफ नर्स 2019 में आ चुका है, बीएसएफ स्टाफ नर्स 2015 में आ चुका है। तो क्या होता है, कोशिका का पावर हाउस क्या होता है, कौन सा ऑर्गन है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये सबको पता है, कोशिका का शक्ति ग्रह है वो माइटोकॉन्ड्रिया जानता है। तो सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अपना 7 नंबर का क्वेश्चन होता है, विच सेलुलर कंपोनेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म, यानी ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म के लिए कौन सा सेलुलर कंपोनेंट है वो रेस्पॉन्सिबल है? तो पहला ऑप्शन है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड रिसेप्टर, थर्ड लाइसोसोम, फोर्थ HLA मॉलिक्यूल्स। तो आपको पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या करता है, एक तरह की ATP जो ATP सिंथेसाइजेशन का, जिससे क्या होता है, जिससे ATP सिंथेसाइजेशन का काम होता है, जिससे क्या होता है, सेल को एनर्जी मिलता है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ए इज करेक्ट आंसर। यानी माइटोकॉन्ड्रिया है वो रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म के लिए। अब अपना 8 नंबर का क्वेश्चन है, एरोबिक रेस्पिरेशन इज परफॉर्म्ड बाई, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन है वो किसके द्वारा किया जाता है? पहला ऑप्शन है ग्लाइसोसोम द्वारा, सेकंड ऑप्शन है राइबोसोम द्वारा, थर्ड ऑप्शन है लाइसोसोम द्वारा, फोर्थ ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी यूपी स्टाफ नर्स 2017 में आ चुका है, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो इसमें सही आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट अपना 9 नंबर का क्वेश्चन आता है, क्या है 9 नंबर का क्वेश्चन? डैश 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 इज ए प्रोटीन इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग द साइटोस्केलेटन, यानी कौन सा प्रोटीन है जो साइक्लोस्केलेटन के फॉर्मेशन में काम में आता है? तो इसमें पहला ऑप्शन है फाइब्रोनेक्टिन, सेकंड एसिन, थर्ड फिब्रिन, फोर्थ एल्ब्यूमिन। ये जो क्वेश्चन है ये एम्स भोपाल के 2018 के जो एग्जाम था उसमें आ चुका है। तो आपको पता है कि साइटोस्केलेटन इज द इंटरनल स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क ऑफ ए सेल और कंसिस्टिंग ऑफ 3 टाइप ऑफ फिलामेंट्स। कौन कौन से इसमें 3 टाइप? माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूबुल्स एंड इंटरमीडिएटल फिलामेंट। तो ये क्या होता है, ये तीनों फिलामेंट है वो सेल की शेप और उसकी स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? एक्टिन, यानी बी इज करेक्ट आंसर। यानी एक्टिन एक ऐसा प्रोटीन है जो कि साइटोस्केलेटन को फॉर्मेशन में हेल्पफुल है। ओके, टेंथ नंबर का अपना क्वेश्चन है, स्टेरॉइड सिंथेसिस अकर विद इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। स्टेरॉइड सिंथेसिस अकर यानी स्टेरॉइड विद इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, यानी ये जो 4 स्ट्रक्चर है इनमें स्टेरॉइड का कहाँ पे सिंथेसाइजेशन होता है? तो पहला ऑप्शन है पेरिऑक्सीजोम, सेकंड ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड ऑप्शन है गोल्जी अपरेटस, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो स्टेरॉइड का कहाँ पे सिंथेसाइजेशन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में स्टेरॉइड का सिंथेसाइजेशन होता है। ये जो क्वेश्चन है ये आरआरबी स्टाफ नर्स 2015 में आ चुका है। मेनली स्टेरॉइड का सिंथेसाइजेशन माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में होता है। तो साइटोप्लाज्म इसके अंदर अपने को ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अपना 11 नंबर का क्वेश्चन आता है, द एक्वस कंपोनेंट ऑफ द सेल विद इन विच वेरियस ऑर्गेनेल्स एंड पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इज, यानी ऐसा कौन सा एक्वस कंपोनेंट है सेल का जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनेल्स हैं वो सस्पेंडेड होते हैं, डूबे होते हैं। फर्स्ट है साइटोसोल,
सेकंड साइटोप्लाज्म, थर्ड न्यूक्लियस, फोर्थ है साइटोब्लास्ट। ये क्वेश्चन है, ये एम्स रायपुर के अंदर 2017 में आ चुका है कि ऐसा कौन सा जो एक्वस कंपोनेंट है जिसके अंदर है वो वेरियस ऑर्गेनेल्स है वो सस्पेंडेड होते हैं। तो किसके अंदर डूबे होते हैं? साइटोसोल है, यानी साइटोसोल ही एक एक्वस सॉल्यूशन है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनेल्स है वो डूबे होते हैं। तो ए इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट अपना 12 नंबर का क्वेश्चन आता है, द ऑर्गेनेल्स कंसर्न्ड विद द मेटाबॉलिक प्रोसेस आर प्रेजेंट इनसाइड द यानी द ऑर्गेनेल्स कंसर्न्ड विद द मेटाबॉलिक प्रोसेस आर प्रेजेंट इनसाइड, यानी ऐसे कौन से ऑर्गन हैं जो मेटाबॉलिक प्रोसेस से कंसर्न रखते हैं, जो सेल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो इनमें फर्स्ट ऑप्शन अपना राइबोसोम, सेकंड माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड ऑप्शन साइटोप्लाज्म, फोर्थ ऑप्शन है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। तो ये क्वेश्चन है, ये आरआरबी स्टाफ नर्स 2019 में आ चुका है और इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? यानी साइटोप्लाज्म ही है जिसके जो कि किससे मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसमें सी है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अपना 13 नंबर का क्वेश्चन आता है। क्या है 13 नंबर का क्वेश्चन? प्रोटीन्स दैट आर टू बी यूज्ड आउटसाइड द सेल आर सिंथेसाइज्ड, यानी ऐसे प्रोटीन जो सेल के बाहर काम में लिया जाता है, यूज किया जाता है, वो किसके द्वारा आउटसाइड द सेल आर सिंथेसाइज्ड, यानी किसके द्वारा सिंथेसाइजेशन होता है उनका। तो पहला ऑप्शन है इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ऑन द रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, थर्ड ऑप्शन ऑन द स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, फोर्थ है ऑन फ्री राइबोसोम्स। तो इसमें सही आंसर क्या होना चाहिए? यानी जो रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है उसके ऊपर प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन होता है। तो राइबोसोम अटैच टू द आउटर सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, सिंथेसाइज प्रोटीन फॉर यूज ऑफ आउटसाइड ऑफ द सेल, यानी सेल के आउटसाइड में यूज के लिए होता है। फ्री राइबोसोम सिंथेसाइज प्रोटीन यूज्ड इन द साइटोसेल, यानी जो फ्री राइबोसोम है वो प्रोटीन का यूज करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन करते हैं जो कि साइटोसेल के अंदर यूज किया जाता है। एंड राइबोसोम इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम है वो प्रोटीन का सिंथेसाइज करते हैं और वो ओनली एंड ओनली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही उसका यूज होता है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? बी, यानी रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है वो सेल के बाहर है वो प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन करता है। ओके, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अपना 14 नंबर का क्वेश्चन है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम इज कंसर्न्ड विद, यानी एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है वो किससे कंसर्न रखता है? पहला ऑप्शन है लिपिड्स, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन्स, तीसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट और चौथा ऑप्शन है विटामिन। तो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है वो किसका सिंथेसाइजेशन करता है? प्रोटीन्स का। तो इसमें बी है वो करेक्ट आंसर होगा, यानी प्रोटीन का एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है वो प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन करता है। ओके, अब अपना आता है 15 नंबर का क्वेश्चन। प्रोटीन सिंथेसिस इज ए फंक्शन ऑफ, यानी प्रोटीन सिंथेसाइजेशन है वो किसका फंक्शन है? पहला इसमें ऑप्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, सेकंड रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, थर्ड गोल्जी अपरेटस, फोर्थ माइटोकॉन्ड्रिया। तो यही क्वेश्चन बार बार में रिपीट हो रहा है, लेकिन ये अलग अलग तरीके से अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट होता है, जहाँ पे क्या होता है कि स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज होने की इसीलिए मैंने ये MCQs डाला है ताकि आप क्वेश्चन को घुमा घुमा कर बार बार में पूछा जाए, उसमें किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। तो ये क्वेश्चन अपना प्रोटीन सिंथेसिस इज ए फंक्शन ऑफ, यानी प्रोटीन सिंथेसाइजेशन किसका फंक्शन है? पहला है स्मूथ, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का, पहला सेकंड है रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, थर्ड है गोल्जी अपरेटस का, फोर्थ है माइटोकॉन्ड्रिया का।
ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है एम्स भोपाल की 2018 के अंदर जो क्वेश्चन पेपर था उसके अंदर। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, यानी रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के द्वारा। तो बी इज करेक्ट आंसर। ओके, अब अपना आता है 16 नंबर का क्वेश्चन। 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है, टिश्यू रिपेयर कैन टेक प्लेस ड्यू टू द सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन विच अकर इन द, यानी कि टिश्यू रिपेयर के लिए जो कैन टेक प्लेस ड्यू टू द सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन विच अकर इन द, यानी टिश्यू रिपेयर के लिए जो प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन होता है वो कहाँ पे उसका किसके द्वारा बनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड ऑप्शन गोल्जी अपरेटस, थर्ड ऑप्शन राइबोसोम, फोर्थ ऑप्शन एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, ये राइबोसोम, सी इज करेक्ट आंसर। यानी राइबोसोम है वो टिश्यू रिपेयर के लिए प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन करता है। ये जो क्वेश्चन है RUHS पोस्ट BSc नर्सिंग का जो इंट्रेंस एग्जाम हुआ था 2017 में उसमें आया हुआ है। ओके, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 7.0 इज द नॉर्मल pH ऑफ द, यानी 7.0 किसका नॉर्मल pH है। पहला ऑप्शन है ब्लड इन द टेस्टिकुलर वेन, सेकंड है फ्लूइड विद इन ए टिपिकल सेल, थर्ड ऑप्शन है ब्लड इन द रेनल आर्टरी, फोर्थ ऑप्शन है यूरिन। तो 7 जो pH होता है जो कि न्यूट्रलाइज है वो pH किसका होता है, फ्लूइड विद इन ए टिपिकल सेल, यानी टिपिकल सेल के अंदर जो pH है वो 7 होता है। कई बार क्वेश्चन वैसे रिपीट होता है कि जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसका pH कितना होता है, तो वो 7 होता है। उसकी कैसी वो किस प्रकार प्रवृत्ति का होता है, तो वो न्यूट्रिक होती है, न्यूट्रल होता है। ओके, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 11th नंबर का क्वेश्चन, हाउ मच वाटर इज देयर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड इन सेल ऑफ आवर बॉडी, यानी अपनी बॉडी के जो सेल है उसके साइड में अंदर कितने % वाटर है वो लिक्विड के तौर पे होता है। ये जो क्वेश्चन है ये BSF स्टाफ नर्स 2014 जो SI का एग्जाम होता है उसमें आया हुआ है, और इसमें अलग अलग ऑप्शन है 25%, 50%, 70% और 80%। तो जो साइटोसोल होता है, साइटोसोल मतलब इंट्रासेलुलर फ्लूइड, द फ्लूइड portion of cell constitute about 50% of total cell volume. Cytosol consist of 90% of water and 10% of other various dissolved substance like glucose, amino acid, आयन एंड वेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि टोटल 50% फ्लूइड होता है साइटोसोल के अंदर, यानी पूरी फ्लूइड का अंदर की साइड में, सेल के अंदर की साइड में 50% फ्लूइड होता है, जिसमें 90% वाटर होता है, 10% हैं वो क्या क्या होते हैं, ग्लूकोज, एमिनो एसिड और वेस्ट प्रोडक्ट और आयन्स होते हैं। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, यानी 25 है, 50 है, 70 है, 80 है, तो 55 के नियरेस्ट क्या हुआ 50%, तो बी इज करेक्ट आंसर। ओके, 50% इंट्रास्टिशियल फ्लूइड होता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है एक्वापोरिन्स आर, एक्वापोरिन्स क्या है, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है सोडियम चैनल, सेकंड ऑप्शन पोटेशियम चैनल, थर्ड ऑप्शन वाटर चैनल, फोर्थ ऑप्शन क्लोराइड चैनल, यानी एक्वापोरिस किस प्रकार का चैनल है। तो एक्वापोरस क्या है, एक्वापोरस इज ए सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन दैट लेट्स वाटर फ्लो इनटू एंड आउट ऑफ सेल, किसके रूप में, वाटर चैनल के रूप में, यानी कि जो प्रोटीन है उसको अंदर और बाहर फ्लो में काम में आता है। तो इसमें क्या होगा ऑप्शन, वाटर फॉर्म में हुआ तो ये क्या होगा, वाटर चैनल, तो सी इज करेक्ट आंसर। ओके, ये जो क्वेश्चन है ये जो नवोदय स्टाफ नर्स 2018 में हुआ था उसके अंदर आया हुआ है। ओके, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है
क्रोमोजोम कंटेन, यानी क्रोमोजोम में क्या होता है। तो आपको पता है सबको कि क्रोमोजोम में क्या होना चाहिए। इसमें पहला ऑप्शन डीएनए, सेकंड आरएनए, थर्ड बोथ यानी दोनों, और फोर्थ ऑप्शन नन यानी कोई भी नहीं। तो क्रोमोजोम इन न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स long start of DNA and some associated proteins that carries genetic information from one generation to other generation। यानी क्रोमोजोम में डीएनए होते हैं जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन कन्वर्ट करते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर। तो क्रोमोजोम में क्या होते हैं, डीएनए, तो कि जो कि जेनेटिक आइडेंटिफाई के लिए पाए जाते हैं। तो इसमें ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन है द जेनेटिक मटेरियल डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए इज कंटेन्ड इन, यानी किस में कंटेन होता है। पहला क्रोमेटिन, सेकंड न्यूक्लाई, थर्ड क्रोमोजोम, फोर्थ है न्यूक्लियस। ये जो क्वेश्चन है ये एम्स जो नागपुर नर्सिंग ऑफिसर 2020 उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये जो यानी कि जेनेटिक मटेरियल डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज कंटेन्ड इन, यानी क्या किस में कंटेन होता है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, डी यानी न्यूक्लियस में। डीएनए वो न्यूक्लियस में कंटेन होता है, तो डी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लॉन्ग कंटिन्यूस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए दैट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन वो ही आ रहे हैं लेकिन वो अलग अलग तरीके से चेंज होके आ रहे हैं। यानी इनमें कौन सा एक लॉन्ग कंटिन्यूस स्ट्रैंड है डीएनए का जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो लेके जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है राइबोसोम, सेकंड न्यूक्लियस, थर्ड क्रोमोजोम, फोर्थ माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो आपको पता है कि क्रोमोजोम है उसमें वो ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन नॉर्मल ह्यूमन सेल। ये सबको पता होना चाहिए और छोटी क्लासों में खूब बार अपन पढ़ भी चुके हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये आरआरबी स्टाफ नर्स 2015 में आ चुका है। यानी कि कितने नंबर है वो क्रोमोजोम होते हैं एक नॉर्मल मनुष्य की सेल में, तो कितने होने चाहिए आप ये मुझे जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। पहला ऑप्शन 46, सेकंड ऑप्शन 48, थर्ड 50, फोर्थ 52। तो नॉर्मल क्रोमोजोम कितने होने चाहिए, कितने होते हैं एक ह्यूमन सेल में, 46, 23 पेयर और 46 क्रोमोजोम्स। तो ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है ह्यूमन सेल कंटेन हाउ मैनी जीन्स, यानी ह्यूमन सेल में कितने प्रकार के जीन्स होते हैं। पहले हैं 1000, दूसरे हैं 10,000, तीसरे हैं ऑप्शन है 1 लाख और चौथा ऑप्शन है 10 लाख। ये क्वेश्चन बीएसएफ स्टाफ नर्स एसआई 2015 में आ चुका है। और होता क्या है, इनिशियल प्रिडिक्शन ऑफ ह्यूमन जीन्स आर 1 लाख, नाउ इट इज रिवाइज एंड एस्टिमेटेड 20,000 to 25,000 प्रोटीन कोडिंग जीन्स। यानी कि नॉर्मली कितना होना चाहिए ह्यूमन जीन्स है वो 1 लाख होना चाहिए। तो इसमें 1 लाख क्या है, सी। तो सी इज करेक्ट आंसर, यानी 1 लाख जीन्स होने चाहिए एक नॉर्मल ह्यूमन सेल के अंदर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन इज एक्कम्प्लिश्ड बाई, यानी एक्कम्प्लिश्ड किसके द्वारा कंप्लीट किया जाता है उसको, एक यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के द्वारा। तो इसमें पहला ऑप्शन है डीएनए, सेकंड मैसेंजर डीएनए, थर्ड ट्रांसफर डीएनए, फोर्थ यानी पहला और दूसरा बोथ ए एंड बी, डीएनए एंड मैसेंजर डीएनए। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में किसके द्वारा वो किया जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा, यानी डीएनए ही होता है जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करता है।
ओके, तो ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर हेल्ड टुगेदर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी डीएनए के जो टू स्ट्रैंड है वो एक दूसरे से एक हेल्ड होते हैं टुगेदर एक साथ बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी किसके द्वारा वो एक दूसरे से हेल्ड होते हैं, एक साथ जुड़े होते हैं। तो पहला ऑप्शन है इसमें कॉन्वेलेंट बॉन्ड, सेकंड ऑप्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, थर्ड ऑप्शन है हाइड्रोजन बॉन्ड और फोर्थ ऑप्शन है वैन डर वाल्स फोर्स। तो जो डीएनए की संरचना है उसमें जो टू स्ट्रक्चर है स्ट्रैंड है वो किसके द्वारा बॉन्ड होते हैं, ये क्वेश्चन एम्स पटना स्टाफ नर्स 2015 में आया हुआ है। तो किसके द्वारा बाउंडेड होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड से वो बाउंडेड होते हैं। तो इसमें सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, डीएनए डबल हेलिक्स इज मेंटेन्ड बाय, यानी डीएनए डबल हेलिक्स वो किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन बॉन्ड, सेकंड ऑप्शन है कॉन्वोलेंट बॉन्ड, थर्ड फॉस्फोलिपिड, फोर्थ है वैन डर वाल फोर्स। तो ये वही क्वेश्चन है जो अभी आया था, बस इसके पूछने का तरीका है वो अलग हो चुका है। ये क्वेश्चन RUHS MSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2017 में आया हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड, यानी ऑफ प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स आर, यानी प्यूरिमिडिन और प्यूरिन्स दोनों किस टाइप के कंपाउंड है। ये क्वेश्चन भी 2016 के RUHS एंट्रेंस एग्जाम में आ चुका है। तो प्यूरिन एंड पिरामिडिन आर पेरेंट ऑफ ए ग्रुप ऑफ हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंपाउंड। साइटोसिन थायमिन जो कि डीएनए में पाया जाता है एंड यूरेसिल जो आरएनए में पाया जाना है वो पिरामिडिन है, और एडेनिन एंड ग्वानिन जो कि डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है। तो आप क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, व्हाट टाइप्स ऑफ कंपाउंड प्यूरिन एंड पिरामिडिन, यानी प्यूरिन और पिरामिडिन किस टाइप का कंपाउंड है, किस तरह से यह कंपाउंड है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा हेटेरोसाइक्लिक, क्योंकि प्यूरिन और पिरामिडिन है वो पेरेंट ग्रुप हैं हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंपाउंड ग्रुप का। तो ये क्या होगा हेटेरोसाइक्लिक, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, द बेस प्रेजेंट इनटू डीएनए बट एब्सेंट इनटू आरएनए, यानी ऐसा कौन सा बेस है जो डीएनए में तो प्रेजेंट है लेकिन आरएनए में एब्सेंट है। तो इसमें पहला ऑप्शन है ग्वानाइन, सेकंड थायमिन, थर्ड यूरेसिल, फोर्थ साइटोसाइन। ये RRB स्टाफ नर्स 2015 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। तो थायमिन का फॉर्मूला क्या होता है, C5N2H6O2, और पिरामिडिन, ये थायमिन क्या होता है कि पिरामिडिन बेस प्रेजेंट है जो किस में प्रेजेंट होता है, डीएनए के अंदर, ठीक है। यूरेसिल है, यूरेसिल का फॉर्मूला क्या होता है, C4H4N2O2, तो जो कि एक पिरामिडिन बेस प्रेजेंट होता है किसके अंदर, ये आरएनए में, यानी थायमिन है वो डीएनए में और यूरेसिल है वो आरएनए में प्रेजेंट होता है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, थायमिन, यानी डीएनए के अंदर है वो थायमिन प्रेजेंट होता है लेकिन ये आरएनए में एब्सेंट होता है क्योंकि आरएनए के अंदर यूरेसिल पाया जाता है। ओके, तो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, एडेनाइन इन डीएनए स्ट्रक्चर, एडेनाइन इन डीएनए स्ट्रक्चर पेयर्स विद, यानी डीएनए के स्ट्रक्चर में एडेनाइन है वो किसके साथ पेयर होता है। पहला ऑप्शन थायमिन, सेकंड ऑप्शन साइटोसाइन, थर्ड ऑप्शन ग्वानाइन, फोर्थ ऑप्शन पिरामिडाइन। ये जो क्वेश्चन है RUHS एंट्रेंस MSc एग्जाम की 2016 में आया हुआ है। तो थायमिन है यानी एडेनिन है वो थायमिन के साथ ही मिलके पेयर बनाता है डीएनए की स्ट्रक्चर में। ओके, तो ए इज करेक्ट आंसर, ए। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे अपने 30 MCQs। ये थे फ्रेंड अपने 30 MCQs
ऑन सेल्स, यानी सेल्स के ऊपर जो 30 क्वेश्चन है। नेक्स्ट मेरा वीडियो आएगा उसमें 30 MCQs और आएंगे सेल और टिश्यू के। इस प्रकार से मैंने 3 वीडियो में इनको डिवाइड किया है। 30 के सेल्स और टिश्यू के 90 क्वेश्चन, जो 90 MCQs है। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मेरे से संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके पूछें। थैंक यू।